कहाँ पे खत्म किया था? अफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, चलेगा, चलो ध्यान दो अभी। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अच्छे से समझ लो, मैं वापस रिपीट करूंगा ये जो लास्ट टाइम पढ़ा था, क्योंकि अपना नेक्स्ट चैप्टर जो इसके बाद स्टार्ट करूंगा पीरियोडिक टेबल, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत यूज होगा, ठीक है, तो एकदम अच्छे से समझ लेना। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपको ऑर्बिटल्स के एनर्जी का ऑर्डर बताया था ऐसा, अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से, तो याद आ रहा है ना? तुमने बनाया सबने ये ऐसा, है ना? फिर उसके बाद 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, then 3d, 4d, 5d, 6d, then 4f, करेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे एरो बनाया हमने, ठीक है, और फिर हमने इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट किया, है ना? अफबाउ प्रिंसिपल का लास्ट टाइम पॉइंट बताया था कि अफबाउ के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं एंड देन उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं, राइट? तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हाइड्रोजन से, है ना? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था? हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, करेक्ट है? फिर उसके बाद आता है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और उसका कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, और मैंने बोला था ये एक्सेप्शनल केस है, लिखा था तुमने, ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि लॉ के हिसाब से अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा है तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन हीलियम एस ब्लॉक में ना होके पी ब्लॉक में प्रेजेंट है ना, 18th ग्रुप में, तो इसलिए एक्सेप्शन हो गया। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा हमने? 1s2 एंड 2s1, ऐसे ही लिखा था, ये लिखा था ना? फिर उसके बाद लिथियम के बाद कौन है? बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, बेरिलियम के बाद बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, फिर कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, देन नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, देन ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, देन फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, एंड देन लास्ट में नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। ये आपका सेकेंड पीरियड है, लिथियम से लेके नियॉन तक इट इज पीरियड नंबर 2। अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख कर, ये 2s1 है ना, तो 2s1 के बाद 2s2 हो जाएगा, बराबर है? क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 फिल कर सकते हैं। अब आपका 2s कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 2s के बाद किसका नंबर आएगा? 2p का नंबर आएगा, एरो ऐसे जा रहा है ना, तो 2p ऐसे जाने का, फिर ऐसे जाने का। तो अब यहाँ पे अपने को बोरॉन में जैसे हम एंटर करते हैं, बोरॉन है ना बेटा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक का है? तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करेगा। अभी देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन, 1s2, 2s2 के बाद 2p1, यही लिखा था तुमने लास्ट टाइम, 2p1 लिखा था। तो अब p में एंटर किया मतलब ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। अब यहां से 2p1 के बाद आगे तक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जब तक करेंगे जब तक के वो 2p6 नहीं हो जाता, है ना? तो अब अपना नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है। फिर आएगा 1s2, 2s2, 2p3, फिर आएगा 1s2, 2s2, 2p4,
देन 1s2 2s2 2p5 एंड लास्ट में आएगा 1s2 2s2 2p6। चेक कर लो, इस एटॉमिक नंबर 10 है और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। कैसे? 2 + 2 4 + 6 10। जैसे ही आप यहाँ 2p6 पे पहुंचते हो, आपका सेकेंड पीरियड खत्म हो जाता है। पीरियड नंबर 2, कौन सा? पीरियोडिक टेबल का पीरियड नंबर 2 खत्म। अच्छा, अब इधर पे थोड़ा एडिशनल चीज सिखाता हूँ, इससे ध्यान दो सब। देखो ये जो 2s1 आपको दिख रहा है, 2s1 2s2, फिर यहाँ पे ना 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6, ये है इनका वैलेंस शेल। ये वर्ड सुना है कभी? वैलेंस शेल नहीं सुना? हाँ बराबर। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए नोट में लिख रहा हूँ इसको, आपने 10th में पढ़ा ही है। आउटर मोस्ट शेल पढ़ा है कि नहीं? हाँ, तो उसको बेटा अपन वैलेंस शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। तो मुझे बताओ, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो इसका मतलब इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। इसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। इसके पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। इसके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। देखो आपने पढ़ा होगा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, पढ़ा था, है ना? आप लोग क्या करते थे स्कूल के टाइम में? कार्बन को 2,4 लिखते थे, बराबर है कि नहीं? बराबर है। बट अभी 11th में क्या बता रहा है, जो आप 2,4 लिखते थे ना, वो 4 जो है, वो 4 में से दो इलेक्ट्रॉन एस में है और दो इलेक्ट्रॉन पी में। समझा कि नहीं समझा? समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? स्कूल का याद है कि नहीं? अगर भूल गए तो जाने दो, बिल्कुल फायदा नहीं है। स्कूल में ऐसा लिखते थे 2,4 2,3 2,5 ऐसे लिखते थे ना। और अपने को भी और डिटेल में बता रहे हैं आगे कि वो जो 2,4 है, तो 4 में से दो इलेक्ट्रॉन एस में और दो इलेक्ट्रॉन पी में है कार्बन के। ठीक है। फिर इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, तो वहां पे एक वर्ड हम यूज करते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ऑक्टेट मतलब 8। और जब किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, तो हम उनको स्टेबल एलिमेंट्स मानते हैं। और ये नोबल गैस है बेटा, नियॉन। तुमको पता होना चाहिए कि नोबल गैसेस को पीरियोडिक टेबल के मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स में माना जाता है। रीजन क्या है? इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। देखो इधर कोई जगह खाली नहीं है, बराबर है। वैसे ही ना, देखो ये भी आपका नोबल गैस ही है। कौन? हीलियम भी आपका नोबल गैस है ना। लेकिन हीलियम में है ना ऑक्टेट फॉलो नहीं होता। हीलियम में ऑक्टेट फॉलो नहीं होता। हीलियम में ना बेटा ड्यूप्लेट फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? अभी आप बोलोगे सर ड्यूप्लेट का मतलब क्या है? तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 नहीं, दो ही इलेक्ट्रॉन है। तो कंप्लीट तो है ना, बराबर है। ये भी कंप्लीट है। तो याद रखो, ये जो आपने इधर पे नियॉन लिखा है, ये एक नोबल गैस है, जिसको शायद आप लोग इनर्ट गैस भी लिखते हो कभी कभी, है ना? ये लिखते हो। हाँ, तो याद रखो इनमें ऑक्टेट हमेशा क्या होता है? कंप्लीट होता है। एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम में ऑक्टेट नहीं होता, हीलियम में ड्यूप्लेट होता है। ओके। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये लोग स्टेबल हो चुके हैं। देखो स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल होने का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे स्टेबल होने का मतलब बता। स्टेबल का मतलब है कि ना इनको किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है, और ना ही किसी के साथ शेयर करना। समझा? ये लोग इतने स्टेबल है। क्योंकि नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस जो है, ये लोग कभी बॉन्ड नहीं बनाते किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। बॉन्ड नहीं बनाते। अभी आप वाटर लिखते हो, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, बराबर है। नोबल गैसेस डज नॉट फॉर्म एनी केमिकल बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज बॉन्ड बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना होता है, या तो गेन करना होता है, या फिर शेयर करना होता है। नोबल गैसेस कुछ नहीं कर सकते।
बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। ओके, ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब है ना मैं इसी इन्हीं का आपको है ना कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। ठीक है, ये भी आपको आएगा एग्जाम में, तो ये भी आपको लिख के आना चाहिए कि उसका कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। देखो, कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, ध्यान देना अभी। देखो, ये जो 2s1 है उसके पहले 1s2 लिखा है ना, क्या मैं 1s2 के जगह हीलियम लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अरे यस और नो? 1s2 क्या है? हीलियम, नोबल गैस। तो हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को He2s1 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं He2s2। इसको हम लिख सकते हैं He, देखो ये He है, तो बचा क्या? 2s2 2p1 है ना? इसको हम लिख सकते हैं He2s2 2p2। इसको हम लिख सकते हैं He2s2 2p3। He2s2 2p4। He2s2 2p5। और इसको लिखेंगे He2s2 2p6। इसको बोलते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ये देखो, ये जो है ना आपने डिटेल में लिखा, उसको आपने कंडेंस कर दिया। ओके, लिख लो ये इतना। फिर उसके बाद मैं 11 से स्टार्ट करूंगा अभी, एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉन, ऊपर जो लिखा है ना वो इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2+1। 1 मतलब के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब वो फर्स्ट शेल। 2 मतलब सेकेंड शेल। और S मतलब सब शेल, S ब्लॉक, E ब्लॉक। सब शेल है। शेल के अंदर दो सब शेल, अपन ने क्या पढ़ा था? सेकेंड शेल में दो सब शेल होते हैं, S और P। नहीं रे बेटा, नहीं नहीं नहीं, वो जो 2s और 2p है ना, वो दोनों सब शेल है, लेकिन वो सेकेंड शेल के अंदर ही है। ये दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। वो टेबल पढ़ो ना, मैंने क्या बताया था? जो शेल का नंबर होता है उतने ही सब शेल होते हैं उसमें। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, S। दूसरे शेल में दो सब शेल है, S और P। हाँ, तो वही है, 2s और 2p। समझा? थर्ड शेल के अंदर ये सब शेल होते हैं, 3s 3p 3d। सिर्फ टू, ये टू है ना, ये टू, ये शेल बता, ये वन है, ये शेल बता। ये जो S है, ये सब शेल बता रहा है, और ये ऊपर के इलेक्ट्रॉन है। मैंने लास्ट टाइम ऐसा एक फॉर्मूला लिखाया था ना? नहीं लिखाया था? बताया था मैंने। ये N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल बताता है। ये है एजिमुथल क्वांटम नंबर, सब शेल बताता है। और X क्या बताता है? सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया लिख के? हुआ गया? कोई डाउट रहेगा तो पूछो, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इसका यूज है। तो फिर तुम अभी यहाँ पे डाउट नहीं पूछोगे, फिर अगले वाले चैप्टर में फिर यहाँ वहां देखते बैठोगे। सिक्स प्लस टू, बट एट क्या डायरेक्ट आएंगे क्या? एक एक बढ़ेगा ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय वन। फिर तो टू यहाँ पे था, यहाँ थ्री हो गया, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। एट हमेशा नोबल गैस पे होगा। नोबल गैस पहुंचेगा तब एट कंप्लीट होएगा, उसके पहले एट कंप्लीट नहीं होगा। समझा? अभी 3s आएगा।
3s आएगा। देखो ये देखो सब लोग ध्यान दो, एक है ना एकदम ऐसा बच्चों वाली चीज बताता हूँ तुमको। कोई भी पीरियड है ना एस से स्टार्ट होता है, एस ब्लॉक, और खत्म किधर पे होता है, बी ब्लॉक। चेक कर लो, ये जो है आपका एस से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये लिथियम पहला एलिमेंट है आपके पीरियड का, और खत्म किधर हुआ, पी पे, क्योंकि आपका लास्ट एलिमेंट नियॉन है। समझ में आया कि नहीं? और 8 एलिमेंट्स है वहां पे, इसलिए ऑक्टेट वर्ड आता है। तो आप चेक करो इधर पे, तुमको सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड दोनों में 8-8 एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, अपना पीरियड कैसे चलता है मालूम है, 2 8 8 18 18 32 32, तो 7। सबसे पहला जो पीरियड है ना वो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड माना जाता है। व्हाई इट इज अ शॉर्टेस्ट पीरियड? बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। सेकेंड और थर्ड पीरियड को शॉर्टर बोलते हैं, शॉर्टेस्ट नहीं है, शॉर्टर, 8 और 8। फिर फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स, बिकॉज उनमें 18 और 18 एलिमेंट्स आते हैं। एंड सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड को बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड्स, बिकॉज एक एक पीरियड में 32 एलिमेंट्स आते हैं। तो अभी अपन ने सेकेंड पीरियड फिल कर लिया है, अभी अपन थर्ड पीरियड पे जाने वाले हैं। तो अभी मेरे को बताओ ना, यहाँ तुम्हारे सामने तो एनर्जी का ऑर्डर है, मैंने खत्म कहाँ पे किया है, 2p, 2p पे खत्म किया। अब नेक्स्ट नंबर किसका है, 3s, बिकॉज यू आर चेंजिंग द पीरियड नाउ। सेकेंड पीरियड पे खत्म हो गया ना तुम्हारा यहाँ नियॉन, तुम वापस कहाँ से स्टार्ट करोगे, सोडियम। क्या ये थर्ड पीरियड है, क्या ये थर्ड पीरियड है, और क्या ये एस ब्लॉक है, 3s। समझा? तो अब ये 3s से स्टार्ट होगा आगे। हाँ, तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा सोडियम। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। सोडियम के बाद मैं लिखूंगा मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। देन एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13। देन सिलिकन, एटॉमिक नंबर 14। सिलिकन के बाद फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15। देन सल्फर, एटॉमिक नंबर 16। क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। एंड देन आर्गन, एटॉमिक नंबर, देखो आर्गन पे आपका, आर्गन पे आपका थर्ड पीरियड खत्म होता है। ये देखो इधर, क्या सोडियम से स्टार्ट किया हमने, खत्म कहाँ पे हुआ देखो वापस, आर्गन, नोबल गैस, थर्ड पीरियड खत्म। कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तुम लिखोगे क्या सब लोग? हाँ, ऑर्डर तुम्हारे सामने है। भी बस इतना बता देता हूँ कि अभी जो तुमने 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए तो लिखना ही है, बिकॉज आपके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, है ना। तो ऐसा लिखना है 1s2, 2s2, 2p6 के बाद 3s1, और फिर उसके बाद आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 3s कंप्लीट हो गया। 3s के बाद किसका नंबर है चेक करो, 3s के बाद 3p, 3p स्टार्ट करो अब भरना इसके आगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 3p1। काउंट करते जाओ इलेक्ट्रॉन, 13 होने चाहिए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 12, 13। चलो अभी करते जाओ आगे, p1, p2, p3 भरते जाओ।
आया यहाँ तक? अब देखो वापस सब लोग ध्यान देंगे पॉइंट पे। ये देखो इधर आउटर मोस्ट शेल, देखो ये 3s1 दिख रहा है आपको? पिछले वाले स्लाइड पे ऐसा ही कुछ इधर भी था 2s1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लिथियम और सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, और ऐसा होने का मीनिंग क्या निकलता है? दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। 10th की बुक में लिखा है कि ग्रुप वाइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इसका मतलब लिथियम और सोडियम में खाली इतना ही फर्क है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो गया। 2 के जगह पे, ध्यान दो, 2 के जगह पे 3 लिखा है क्योंकि वो थर्ड पीरियड में आ रहा है सोडियम, और लिथियम सेकेंड पीरियड में आ रहा है, इसलिए 2s1 लिखा है। अच्छा, और एक चीज कंपेयर करो, देखो यार 2s2 लिखा है और यहां देखो 3s2। इसका मतलब क्या हुआ? बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, बेरिलियम मैग्नीशियम सेम ग्रुप के एलिमेंट है। फिर यहाँ पे देखो बोरॉन क्या है? 2s2 2p1। एल्यूमिनियम क्या है? 3s2 3p1। समझा कि नहीं? तो ये आउटर मोस्ट शेल तो सेम जा रहा है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होने से ये पता चल रहा है कि पीरियड चेंज हो रहा है, एलिमेंट एक ही ग्रुप का है। समझा? अच्छा, इसको अभी कंडेंस फॉर्म में लिखना है, कंडेंस फॉर्म में लिखना है। सुनो, इसके पहले जो एलिमेंट थे उनका जो नियरेस्ट नोबल गैस था वो हीलियम था। अब इसका नियरेस्ट नोबल गैस क्या पता है? नियॉन, क्योंकि 11 के पहले नियॉन आता है ना 10, तो नियॉन लिखेंगे। अब कितना पार्ट नियॉन है? इतना पार्ट नियॉन है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा, नियॉन 3s1। समझा? इसको क्या लिखेंगे फिर? नियॉन 3s2। अभी मेरे को कैसे समझा नियॉन? मैंने बोला एटॉमिक नंबर 10, तो यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए कि नहीं? 3s2 आएगा। उसके बाद आएगा नियॉन 3s2 3p1, नियॉन 3s2 3p2, नियॉन 3s2 3p3, नियॉन 3s2 3p4, नियॉन 3s2 3p5। समझा कैसे जाएगा ये? तो अब हम लोग कहां तक पहुंच गए भाई? 18 तक। अब 18 के बाद 19 पे वापस चेक करो, आप फिर से एस से स्टार्ट करोगे। पोटेशियम, जो कि 4 में स्टार्ट हो रहा है, 4, और वापस कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। तो चेक करो क्या 3p के बाद 4s आता है क्या? 4s, फोर्थ पीरियड, एस ब्लॉक। ठीक है, पोटेशियम आएगा अभी, पोटेशियम। सो नेक्स्ट एलिमेंट आपका है पोटेशियम के, एटॉमिक नंबर 19। उसके बाद है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20। तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 4s1 आएगा। हो गया क्या? 19, 19 हो गया। 2 + 2 4 + 6 10 12 18 19। इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, हो गया 20। अब इसको अपन नियरेस्ट नोबल गैस में कैसे लिखेंगे? बेटा इनका नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन है। अब आर्गन कहां तक आएगा? देखो यहाँ पे 3p6 तक आर्गन आएगा। तो इतना पार्ट 1s2 से लेके 3p6 ये आर्गन है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? आर्गन
4s1, इसको क्या लिखेंगे, आर्गन 4s2। समझा? क्या आर्गन 4s1 अगर आप देखो तो क्या ये नियॉन 3s1 जैसा ही है, 3s1 4s1? इसका मतलब क्या समझा वापस, कि लिथियम के नीचे जैसे सोडियम आता है, सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम आता है। समझा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो याद रखो, आप है ना लेफ्ट टू राइट जाते हो ना पीरियोडिक टेबल में, अभी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आप पीरियड आता है, पीरियड वाइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, बट ग्रुप वाइज सेम रहते हैं, सेम रहते हैं। समझा? अगर किसी ग्रुप के पास एक, अगर मान लो कोई ग्रुप है, अभी जैसे ग्रुप नंबर 1 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, अगर लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो नीचे आने वाले सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अभी जैसे कार्बन की फैमिली है, तो कार्बन की फैमिली में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ऐसे 5 एलिमेंट आते हैं। तो अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो उसके नीचे आने वाले सारे एलिमेंट्स के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आया ये? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, मेरे को अब इसके बाद सिखाना है 21 से लेके 30, लेकिन बेटा वो है डी ब्लॉक। देखो ये डी ब्लॉक स्टार्ट होता है यहाँ पे, सब लोग ध्यान दें। मैंने अभी कैल्शियम पे खत्म किया, ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक 10 एलिमेंट वाला ये डी ब्लॉक है। अब तुम चेक कर लो, 4s के बाद डी आता है, देखो दिख रहा है, 3d आ रहा है, देखो इधर 4s के बाद 3d है। लेकिन अभी मैं डी नहीं सिखा रहा, क्योंकि डी सिखाने के पहले मुझे और एक दो चीजें कवर करनी है, क्योंकि ये जो डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग है। तो वो मैं सिखाने के लिए, उसको भी टाइम है, आज ही सिखाऊंगा। उसके पहले एक दो चीज और सीखेंगे, मैं बताता हूँ अभी क्या करना है अपने को। अभी सब लोग निकालो पेज नंबर, पेज नंबर निकालो 50, 50 पे आ जाओ, 50 पे आ जाओ। वहां पे मैं तुम्हारे को सिखाने वाला हूं एक प्रिंसिपल, जिसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है? और बेटा ये तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आता है मेरे को बता देता हूं मैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विथ एग्जाम्पल, ऐसा आएगा। अब इसका मीनिंग बताता हूं, ये साइंटिस्ट है, पॉली इज अ साइंटिस्ट। इसने है ना एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट पहले मैं लिख के बताता हूं आपको, कि पॉली के हिसाब से उसने क्या चीज ऑब्जर्व करी। बहुत सिंपल है, देखो पॉली क्या बोलता है अपने स्टेटमेंट में, कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same set of values for all the four quantum numbers। ये उसका स्टेटमेंट। और इसके साथ साथ वो एक और चीज बोलता है, वो भी बता देता हूं, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट ये शायद मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, है ना। एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, है ना, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। तो ये इसी का दिया हुआ है। अब है ना, पॉली जो बोल रहा है ना, उसको प्रूफ करना पड़ेगा अपने। क्या बोल रहा है वो, देखो
वो बोल रहा है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। कोई भी एटम ले लो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी आप हाइड्रोजन नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अपन हीलियम से शुरू करते हैं। चलो हीलियम से स्टार्ट करता हूं मैं। तो एग्जाम्पल बोला ना अगर पेपर में, तो आप हीलियम का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका? 1s2 है। क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है? 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी मैं हीलियम ले, ये बोल रहा है कि अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन का, ध्यान से सुनो क्या बोलो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर निकाल। कौन से 4? प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, चारों निकाल। पहले इलेक्ट्रॉन का भी, दूसरे इलेक्ट्रॉन का। तो आपको ये पता चलेगा कि जब आप इनके दोनों इलेक्ट्रॉन के 4-4 क्वांटम नंबर को कंपेयर करोगे, तो चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आएंगे। वही बोल रहा है, no two electron in an atom can have same set of values for all the full quantum number। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी अपन इसको प्रूफ करते हैं। चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन की भाई? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन 1s में गया है ना। अरे 1s में ही जाएगा ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है उसका? अरे लिखा तो हुआ है n इक्वल टू 1। कौन से सबशेल में गया है? s। तो l का वैल्यू, अगर l 0 होता है तो m भी 0 होता है। पढ़ा है तुमको टेबल में। स्पिन की जब बात आती है तो मैंने बोला या तो प्लस हाफ होगा या फिर माइनस, अपने को नहीं मालूम, कोई एक हो सकता है। बराबर है। अब आते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन पे। सेकंड इलेक्ट्रॉन भी तो 1s में ही गया है। अरे यस और नो? दोनों 1s में ही। तो बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, l का वैल्यू वापस से 0, क्योंकि s में इलेक्ट्रॉन है। l 0 है तो m भी 0। और व्हाट अबाउट स्पिन? देखो अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये। बताओ ये चारों में से कितने क्वांटम नंबर दोनों के सेम है? 3 सेम है। बराबर। n का वैल्यू सेम है, l का वैल्यू सेम है, m का वैल्यू सेम है। क्या स्पिन सेम है? एक प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस, अगर एक माइनस है तो दूसरा। तो सही बोल रहा है। चलो एक और एग्जांपल ले लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल। ओ मैडम ध्यान दो इधर, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक्स अगर तुम नहीं सीखोगे ना ध्यान से, तो फिर तुम्हारा आगे कुछ नहीं होगा। ये सब बेसिक्स है। मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बातें बाद में करो लेक्चर पे। देखो अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं, लिथियम ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर, तो इसको लिखेंगे 1s2 एंड 2s1। अभी यार 1s2 का तो हम ऑलरेडी दोनों लिख चुके हैं, है ना। वही मैं इधर पे कॉपी करता हूँ अभी। तो 1s2 में अभी इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का तो सेम ही वैल्यू आएगा जो मैंने इधर लिखा है। n इक्वल टू 1 में जा रहा है, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू भी 0, और स्पिन प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी s में गया, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, और ये आएगा माइनस हाफ और प्लस हाफ। बराबर है। अब ध्यान दो थर्ड इलेक्ट्रॉन, बताओ थर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया? 2s। तो बताओ n का वैल्यू क्या आया? 2 आया। बट s में गया तो l का वैल्यू 0, l 0 हो गया तो m भी 0, और स्पिन को लिखो वापस प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। चेक करो। चलो सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करो, कितने क्वांटम नंबर इनमें सेम है? 2 ही सेम है, l और m। स्पिन भी अलग और n का वैल्यू भी अलग।
अच्छा, मैक्सिमम कितने क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 ही सेम हो सकते हैं, टोटल तो 4 है। अब पॉली क्या बोलता है, चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आएंगे। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अरे गया क्या दिमाग में? हाँ, तो यही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लिख लो इसको। क्या? नहीं, ऐसा क्यों? एल की वैल्यू से एम डिसाइड होता है ना। नहीं, -2 -1 0 +1 +2 ऐसा आएगा। तो तुम्हारे को जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो सबसे पहले तुम ये स्टेटमेंट लिखना। और ये स्टेटमेंट तुम्हारे बुक में कहाँ लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को यहाँ लिखा हुआ है, ये दिख रहा है बोल्ड लेटर में, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। समझा? और ये स्टेटमेंट लिखने के बाद तुम ये लास्ट में एग्जाम्पल दे, देखो ये एग्जाम्पल दे सकते, हीलियम का एग्जाम्पल है, ये टेबल बना सकते। और एक स्टेटमेंट उसने जो दूसरा लिखा है वो भी लिख देने का, क्या? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल एंड दे मस्ट हैव अ अपोजिट स्पिन। क्या मैंने स्पिन के बारे में लास्ट टाइम बताया था? अपोजिट स्पिन होना चाहिए, है ना? तो याद रखो, उसने बोला था कि अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ओके, इसको यहाँ पे ऐसे ऐड कर दो चाहिए, ये जो है ओनली के आगे लिखो विथ अपोजिट स्पिन, इसके आगे है ना, लिख दो विथ अपोजिट स्पिन, विथ। कौन सा? अबे शेल है यार, तू कितना एक ही चीज में कंफ्यूज है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता है, शेल। सब शेल एल बताता है, एल। एल इक्वल टू 0 मतलब एस, एल इक्वल टू 1 मतलब पी। ऑप्शन था ना, तू ये भी सिखाया था, है ना? हाँ, इसीलिए तो रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या देखा फिर? ध्यान से नहीं देखा तुमने? इतना डिफिकल्ट नहीं है जो तू इतना कंफ्यूज हो रहा है। एन का वैल्यू शेल बताता है, एल का वैल्यू सबशेल बताता है, एम का वैल्यू ऑर्बिटल बताता है। शेल होता है, शेल के अंदर सबशेल होता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। हो गया, लिखा सबने? अब है ना, इसके बाद ना, हम्म, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस रूल उसी पेज पे, उसी पेज पे हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी डिस्कस करेंगे। ये भी आपको पेपर में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, देखो इसका भी ना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपन। इसका स्टेटमेंट देखो क्या है, हंस रूल।
मैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही डेफिनेशन ये लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, वैसे हम इसको और भी अलग अलग तरीके से लिखते हैं, बट तुमको क्या टेक्स्ट बुक का ही आंसर लिखना पड़ेगा। अभी सुनो इधर, हंट्स रूल जो आया वो किस चीज पे आया, पहले तो उसने ये बोला कि जब आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं बिलोंगिंग टू सेम सबशेल। अभी सुनो पहले इधर, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। ये जो लिखा है ना वर्ड, ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू दी सेम सबशेल। अभी जैसे कि पी सबशेल है, तो पी सबशेल के कितने ऑर्बिटल होते हैं? जो तो इलेक्ट्रॉन है यार, तीन। छह तो इलेक्ट्रॉन है उसमें, तीन ऑर्बिटल होते हैं, तभी तो छह इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वो जो ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल है, बोले तो इनको एक नाम दिया गया, इनको बोला जाता है, शायद मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं आइडिया है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्योंकि सेम सबशेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, मतलब दे हैव इक्वल एनर्जीज, इक्वल एनर्जी है। तो हंट्स रूल में ये बोला गया कि जब इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, उसके बाद पेयरिंग करनी, क्योंकि यहां पे लिखा है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर unless each orbital belonging to that subshell has got one electron each। जब तक वो ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता, तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। लॉजिक बहुत सिंपल है, बिकॉज दे हैव सेम एनर्जी। अगर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो पहले बराबर बांटो ना सब में, उसके बाद पेयरिंग करो। तो अब इसको उसने कैसे एक्सप्लेन किया, ध्यान देना इधर, कैसे एक्सप्लेन किया देखो। अभी जैसे कि मेरे पास है पी सबशेल है, ठीक है, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन ऑर्बिटल, बराबर। इसको ये हो गया तीन ऑर्बिटल, हाँ पी सबशेल है, ध्यान देना सब लोग, ये सब तुम्हारे को एग्जाम में आएगा, पी सबशेल। अब मुझे अगर पहला इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो बाय कन्वेंशन हम यहाँ पे फिल करते हैं उसको। जरूरी नहीं कि यहीं जाए, अगर मैं रियलिटी बताऊं तो ये कहीं भी जा सकता है, अपने को थोड़ी पता कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है। इधर भी तो जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बट हम क्या मान के चलते हैं, इधर गया पहला वाला। अब आएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये P1 है, P2 आएगा इसके बाद, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब जिसने सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहां फिल किया, रॉन्ग। यही तो हंट्स रूल है, पढ़ो। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट अकर, unless each orbital belonging to the subshell has got one electron। जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भेजोगे तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते। सो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होगा। करना क्या है देखो, ये तो नहीं है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहिए? हाँ दूसरे ऑर्बिटल में। तो तीसरा किधर जाना चाहिए? तीसरे में, समझा? इसके बाद पेयरिंग हो, मतलब पेयरिंग कौन से इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होगा? फोर्थ इलेक्ट्रॉन से। फोर्थ वाला वापस इधर पेयर होगा, फिर इधर आएगा फिफ्थ और इधर आएगा सिक्स, समझा? अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इसका मतलब उसने गलत तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किया है, उसका मार्क्स नहीं मिला। और एक्चुअल में ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पूरा का पूरा है ना, वो तीन चीजों से बना हुआ है, अफबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, और जो अभी हमने पढ़ा ना पॉलीज एक्सक्लूजन, ये सब मिला के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अफबाउ प्रिंसिपल क्या बताता है? ऑर्बिटल्स की एनर्जी बताता है कि इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। पॉली बताता है कि किसी भी एटम में दो ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। और हंट्स बोलता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करोगे सेम शेल सब शेल के ऑर्बिटल्स में, तो ऐसे ऑर्बिटल के अंदर पहले सबको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दो एंड देन पेयरिंग करो। समझ में आ गया? अब मैंने ऐसे भर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको बोलता हूँ, मेरे को है ना P4 भरना है। क्या भरना है? P4। तो अब P4 मैंने क्या किया, एक दो तीन लिखा है यहाँ पे, तो चौथा किधर आएगा? इधर आएगा,
सही बोल रहा हूं? लेकिन अगर किसी ने सेम P4 है ना, ऐसे भर दिया बेटा, तब बताओ किसका सही है किसका गलत? हाँ, कौन सा सही है और कौन सा गलत? अरे बोलो ना। फर्स्ट वाला गलत है, फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, क्योंकि पहले हमने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया, फिर हमने पेयरिंग स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने पहली पेयरिंग कर दिया और ये खाली बचा हुआ है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। बिकॉज अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, इसका मीनिंग ये जाता है कि आपका जो तीसरा वाला ऑर्बिटल है, आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं डाले, इसका मतलब उसको ये माना गया कि उसकी एनर्जी ज्यादा है। क्यों? अफबाउ के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल होता है। अब जबकि हम बोल रहे हैं कि ये लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल है। व्हाट इज डीजेनरेट? तीनों की एनर्जी सेम है। तो अगर तीनों की एनर्जी सेम है तो फिर तुम डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे भर नहीं रहे हो इसको, तो खाली छोड़ दिया। इसका मतलब तुम ये प्रूफ कर रहे हो कि इसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा है, इसलिए पहले ये फिल हुआ बाद में ये फिल हुआ। दिस इज रॉन्ग। समझा कि नहीं समझा? इसीलिए ये वाला मेथड हमेशा गलत होगा, ऐसा कभी नहीं करना है। ओके, अभी मान लो P के जगह D सबशेल होता, डी सबशेल है, चलो मान लो डी सबशेल। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल, करेक्ट। सो इट इज 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब डी सबशेल में ध्यान से सुनना सब लोग, मुझे किसी ने बोला यार है ना D7 भर के बताओ, डी में 7 इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे हिसाब से कैसा फिल करना चाहिए? पहले 1 2 3 4 5 पेयरिंग करेंगे, 6 7, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। लेकिन अगर कोई यही सेम चीज ऐसे करता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सही है? हाँ, ये भी डी सबशेल ही है, इसमें भी D7 है, लेकिन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपने यहाँ पे हंस रूल फॉलो नहीं किया। समझा? अरे समझ में आ रहा है? ये बहुत इजी है, ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, सिंपल है। इलेक्ट्रॉन फिल करने का एक तरीका है। तो जब भी आपके पास P सबशेल आएगा, D सबशेल आएगा, F आ जाएगा, F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, पहले सबको सिंगल सिंगल देना। अभी आप बोलोगे सर सिंगल सिंगल देने के लिए करना क्या है, मतलब हम कैसे समझेगा कि सिंगल सिंगल देना? सिंपल है, अगर यहाँ पे सिर्फ D1 लिखा होता, सिर्फ D1, तो मैं कहाँ डालता इलेक्ट्रॉन? पहले ऑर्बिटल में। D2 होता तो उसके बाजू में, D3 होता तो उसके बाजू में, D4 होता तो उसके बाजू में, है ना? D5 होता तो यहाँ पे डाल देते। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि D7 डायरेक्टली थोड़ी आएगा, पहले D1 आएगा ना। अभी हम लोग ने P कॉन्फ़िगरेशन फिल किया, पहले P1 आया, फिर P2, फिर P3, इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल होएगा। समझा कि नहीं समझा? सो एक तरीका है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, अगर हम ये तरीका बराबर फॉलो करते हैं, इट मीन्स वी आर फॉलोइंग हंट्स रूल। समझ में आ गया? ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। में चैप्टर पढ़ाया है या फिर स्टार्ट किया है? पढ़ा दिया, हो गया, तो आधा हो गया है। बोहर नहीं है वो, बोर्स मॉडल तुम्हारा हो गया, कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टार्ट किया है, बकवास है, बोरिंग है, theory है। कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर और कोई स्टार्ट किया है? ऑर्गेनिक स्टार्ट किया किसी को? हाँ? सारे 14 में जंप कर दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। M1 M2 एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री में आता। अभी इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, पीरियोडिक टेबल। मैं तो तुमको सीक्वेंस बता चुका हूँ, ऑर्गेनिक अभी नहीं शुरू होगा, माफ करो मेरे को। ऑर्गेनिक में और 2-3 चैप्टर तुमको पढ़ाऊंगा, फिर ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा।
अभी तो दो छोटे छोटे, मतलब इस मंथ में तो मान लो एकदम फटाफट दो खत्म हो जाएंगे। पीरियोडिक टेबल 4 से 5 लेक्चर मैक्स, और रेडॉक्स रिएक्शन वो तो 3 लेक्चर का चैप्टर है, 3 लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शन खत्म। फिर उसके बाद मैं तुमको पढ़ाऊंगा एक बड़ा सा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक सिखाऊंगा तो ऑर्गेनिक के बीच में गैप नहीं होगा, पूरा ऑर्गेनिक एक साथ, महीना भर ऑर्गेनिक चलेगा। ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है, 2 ही चैप्टर है, बट इतने बड़े चैप्टर है। उसका रीजन ये है कि ऑर्गेनिक जो 12th स्टैंडर्ड में आता है उसका सारा बेसिक्स 11th स्टैंडर्ड में दे दिया है। तो जो 12th में सीखने वाले हैं उसका बेसिक्स 11th में सीखना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए काफी सारा रिएक्शन है उसके अंदर, टाइम लगेगा उसको सीखने में। हो गया लिख के? हो गया क्या? ठीक है। अब अगला जो पॉइंट हमारा आने वाला है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलो अभी ध्यान दो, इसमें मैं तुमको वापस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखाने वाला क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। मैं तुमको खाली ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके, ठीक है? ध्यान देना। अभी पहला जो तरीका है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, उसको बेटा बोला जाता है ऑर्बिटल नोटेशन। भी आप बोलोगे सर ऑर्बिटल नोटेशन क्या होता है? तो ऑर्बिटल नोटेशन वही है जो हमने सीखा, जैसे ये NS A NP P ND C ऐसा कुछ लिख रहे थे अपन, 1S 2S 2P लिख रहे थे ना। मतलब जो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन सीखा है ना, ये देखो इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल नोटेशन। ये तो हो गया अपना। तो ये एक तरीका है कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने का, ऑर्बिटल का नोटेशन। ये अभी रिपीट नहीं करेंगे, हो चुका। अब सेकंड जो तरीका है ना, ये आगे से डैश डैश कर देना क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में चलेगा। सेकंड तरीका जो है उसका नाम है ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम। अब देखो भाई, डायग्राम बोला ना, डायग्राम बोला ना, तो आपको ऑर्बिटल के लिए बॉक्सेस बनाने पड़े। अभी जो बॉक्सेस बना रहा था ना मैं, वही बॉक्सेस। अभी एस है तो कितना बॉक्स बनाओगे एस के लिए? अरे एस के लिए कितना बॉक्स बनाओगे? एक ही बनाओगे, क्योंकि एस का एक ही ऑर्बिटल होता है। पी के लिए कितने बॉक्सेस बनाओगे? हाँ, पी के लिए 3 बॉक्सेस बनाओगे, बराबर। डी के लिए कितने बॉक्सेस बनाओगे? 5 बनाओगे। और एफ रहेगा तो 7 बनाओगे, करेक्ट। तो ये अपने को याद रखना है भाई, ऑर्बिटल डायग्राम बोला तो ऐसे बॉक्सेस बनाने, हर एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल होता है। समझा कि नहीं समझा? तो ये हो गया आपका एन एस, ये हो गया आपका एन पी, ये हो गया आपका एन डी। अभी हमारे को क्या करना है, हम लोग है ना शुरू के 10 एलिमेंट के ऑर्बिटल डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है? शुरू के 10 एलिमेंट, तुम्हारे बुक में 10 के नहीं दिए, तुम्हारे बुक में 3-4 ही दिए हुए हैं। अपने शुरू से हाइड्रोजन से नियॉन तक बनाए, ठीक। तो क्या करो, ऐसे ना 3 क्या बोलते हैं कॉलम बना लो। यहाँ पे लिखो भाई एटम, जो भी एटम है, ठीक है। उसके बाद लिखो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नोटेशन, ठीक है। ऑर्बिटल नोटेशन, एटम लिख सकते हो या फिर एलिमेंट भी लिख सकते हो, कोई भी एक चीज लिखो इधर, एटम या फिर एलिमेंट। ऑर्बिटल नोटेशन लिखो, उसके बाद लिखो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, हाँ। तुम देखो करना क्या है, तो पहला एलिमेंट कौन है भाई? हाइड्रोजन।
एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल में 1s1 लिख देंगे। और जब इधर डायग्राम बनाएंगे तो एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, या तो अपवर्ड स्पिन या फिर डाउनवर्ड, कोई भी एक स्पिन दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट जिसका नाम है हीलियम, Z इक्वल टू 2, तो आप लिखोगे 1s2, वापस से आप एक ही बॉक्स बनाओगे क्योंकि ये भी S है ना, एक ही बॉक्स बनाओगे लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन दो फिल करेंगे, समझा? इलेक्ट्रॉन दो फिल करेंगे ना, 1s में दो इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद नेक्स्ट है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, तो इसका आएगा 1s2 2s1, तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस बनाओगे? कितने बॉक्सेस बनाओगे? 3? अबे 3 क्यों बनाएंगे, 2 ही बनाएंगे ना, 2 है ना S के, 3 थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन 3 है। हाँ अच्छा, एक और चीज बहुत लोग गलती करते हैं, मॉर्निंग में भी बहुत लोगों ने पूछा था ये ऐसे चिपकाने का नहीं है इसको, क्यों? एक गैप में चाहिए था, बोलो क्यों? क्योंकि 1s और 2s की एनर्जी सेम नहीं है। 1s फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, 2s सेकेंड ऑर्बिट में आता है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा होती है, तो आप सेम कैसे बता रहे हो? चिपका नहीं सकते हो, सेपरेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और 2s में एक, ये 1s है और ये 2s है। चलो अभी ऐसे ही आप लोग आगे बेरिलियम का करो। नेक्स्ट बेरिलियम 1s2, बेरिलियम बेटा, बेरिलियम बी नहीं होता, Be होता है, Be, 1s2 2s2। तो बेरिलियम में भी अपने को दो बॉक्सेस लगेंगे, ठीक है, बट 2s में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखो बोरॉन, 10 तक जाना है, 10 तक। ये लिखा है ना अपन ने, क्या है इधर, तूने लिखा ही नहीं, इधर लिखा है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इधर, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, 10 तक। तो लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा, बराबर। बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 है, तो इट इज 1s2 2s2, तो एक बॉक्स आपको 1s के लिए बनाना है, ठीक है, और दूसरा बॉक्स आपको बनाना है 2s के लिए, वापस से। तो फिर यहाँ पे आपको 1s में दो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के बाद जब आप बोरॉन पे आओगे ना, तो फिर आपका एटॉमिक नंबर 5 हो जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पे S के दो बनेंगे और P के 3 बनेंगे, है ना, S के दो अलग अलग बनाने का है, तो S के दो पहले बना लेते हैं अपन। तो ये मान लो S का एक ऑर्बिटल इधर बना दिया, ये दूसरा, ठीक है। अब आपको है ना P बनाना पड़ेगा यहाँ पे, P के कितने बनेंगे?
3, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे भी आएगा 2, और यहाँ पे 3 बॉक्सेस, मतलब यहाँ पे एक नंबर है, समझा? 1s 2s 2p 1। फिर बोरॉन के बाद आएगा कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। ओके। क्या आएगा इधर? 1s में 2, फिर 2s में भी वापस 2, और 2p में भी 2 आएंगे। बट देखो 2 कैसे फिल किया मैंने, अगर किसी ने यहाँ पे पेयरिंग किया है तो गलत है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना अभी हंट्स रूल, सिंगल सिंगल फिल होगा। तो 2p1 के बाद 2p2 इधर जाएगा, यहाँ पे 2p2 फिल मत करना। सो दिस इज 2p 2s 1s। ठीक है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। मतलब समझा नहीं, लिख सकता है। देख कैसा है, अगर तू सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है तो या तो सबके सब ऊपर होने चाहिए, या तो सबके सब नीचे होने चाहिए। अभी मान ले तूने पहला ऐसा लिखा, दूसरा नीचे लिखेगा तो नहीं चलेगा। हम्म। चलो बताओ, नाइट्रोजन में 1s2 2s2 और 2p कितना है इसमें? 3 है ना? 2p3 मतलब 1 2 3। अच्छा, अगर कोई ये तीनों को नीचे डाउनवर्ड स्पिन दिखाता है तब भी चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऊपर दिखा रहे एक नीचे फिर एक ऊपर, ऐसा नहीं चलेगा। या तो तीनों को एक साथ वर्ड बताओ, या तो तीनों को डाउनवर्ड बताओ। मैंने शायद लास्ट लेक्चर में ये चीज बताई थी, है ना? तो ये याद रखो। हाँ, नाइट्रोजन तक आ गया। नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 8, और उसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p4। अब 1s2 2s2 2p4 आ गया। तो हाँ, अभी कैसे होगा ये? देखो, ये 1s2 लिख दो, पहले 2s2 लिख दो। अब आपके पास 2p4 आ गया है ना बेटा, 4 में पेयरिंग होता है, क्योंकि 3 ऑलरेडी आप भर चुके हो। 1 2 3 यहाँ तक तो आप पहुंच चुके थे, ये पेयरिंग हो गया। सो दिस इज 2p। ऑक्सीजन के बाद कौन है? फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। सो इट इज 1s2 2s2 एंड 2p5। अब 2p में 5 आना चाहिए। टूपी में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। सो 1s2 2s2 1 2 3 4 5, 2p5।
और लास्ट में जो आपका नियॉन होगा एटॉमिक नंबर 10 वाला, वो होगा आपका 1s2 2s2 एंड 2p6 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 1 2 3 4 5 6। समझा? अब बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेंगे ऑर्बिटल डायग्राम बना दो, एटॉमिक नंबर बता देंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है उस हिसाब से याद रखो। एस के लिए एक ही बॉक्स बना हुए क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है। पी आएगा तो 3, डी आएगा तो 5 तक तो आएगा नहीं, 11th में नहीं पूछता, बट अगर डी आ गया फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी मैं डी ब्लॉक का सिखाने वाला हूँ, लास्ट टॉपिक बचा है, तो उसमें आपको 5 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, तो तब जाके वो डी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? समझा क्या सबको? ठीक है, चलो अभी लास्ट पॉइंट बचा है चैप्टर का, और उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज मतलब ये डी ब्लॉक का पहला सीरीज है। सीरीज वर्ड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज एक सीरीज में 10 एलिमेंट आते हैं डी ब्लॉक के, क्योंकि डी ब्लॉक स्टार्ट होता है थर्ड ग्रुप से और एंड होता है 12th पे। अगर आप काउंट करो तो 10 ग्रुप का पूरा एक सीरीज होता है। ओके, तो इसको अपन है ना कहां से कहां तक लिखने वाले हैं? अपन लिखने वाले हैं एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक। ओके, अभी क्या करना है सुन लो भाई, अपने को बनाना है 3 कॉलम बनाने हैं अपने को। ठीक है, तो अपने को 3 कॉलम बनाना है, और वो 3 कॉलम में जो पहला कॉलम है ना, उसमें हम एलिमेंट के नाम और उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे इधर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग इधर पे भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इधर भी। ऐसा बना लो, और इधर लिखो एलिमेंट्स, इधर लिखो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इधर लिखो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड क्या होता है अभी सिखाऊंगा। हाँ, सब लोग ध्यान दो। तो पहला जो एलिमेंट हमारा स्टार्ट होता है ना डी ब्लॉक का, उसका नाम है स्कैंडियम, और उसका एटॉमिक नंबर है 21। आपको 10th में पढ़ाया गया है। ई का बोरॉन, यही है स्कैंडियम, है ना? हाँ, ये डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, डी ब्लॉक यहीं से स्टार्ट होता है। स्कैंडियम के बाद आता है टिटेनियम या फिर टाइटेनियम, जो बोलना है बोल सकते हो। फिर उसके बाद आता है वेनेडियम 23। फिर उसके बाद आता है क्रोमियम, देन उसके बाद आता है मैंगनीज, देन उसके बाद आता है आयरन,
देन कोबाल्ट, देन निकेल, देन कॉपर एंड लास्ट में जिंक। ये 10 एलिमेंट है बेटा, ठीक है। और ये तुमको किसी भी हाल में याद होना चाहिए। वैसे तो मैं करवा दूंगा पीरियोडिक टेबल में याद, क्योंकि है ना ये जो 10 एलिमेंट है ना, ये मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वालों में से है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे एक बहुत अच्छे कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट समझता है? कैटलिस्ट क्या करता है? हाँ, रिएक्शन के रेट को, स्पीड को बढ़ाता है। इसमें से बहुत सारे मेटल है ना, दे आर अ वेरी वेरी गुड कैटलिस्ट। जैसे निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे कैटलिस्ट है। इवन एफई भी बहुत सारे रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट होता है। और एफई हमारे तो बहुत काम आता है भाई, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन चलता है, एफई की जरूरत तो हमको बहुत पड़ती है, ठीक है। तो दिस ग्रुप 3D सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब है ना, देखो हमने 20 पे खत्म किया था ना, 20 पे खत्म किया था, सब लोग ध्यान देंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन 21 है, बराबर। हाँ, अभी कोई लिखो मत, पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूं, उसके बाद लिखना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहां तक लिखा था। देखो ये कितना हो गया, 20 हो गया। अरे हुआ ना 20। अपने पास कितना है? 21। एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला बचा है, कहाँ जाएगा पता है? 4s के बाद किसका नंबर है? 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 3d1, इसलिए देखो मैंने ऊपर क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करता है। अब ये तो जनरली ऐसा लिखते हैं, लेकिन इसी कॉन्फ़िगरेशन को जब नोबल गैस के साथ लिखा जाएगा, तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? आर्गन। देखो यहां तक आर्गन है, यहाँ है ना। अब इसको लिखने, इसको अपने को नहीं लिखना है, अपने को टाइम बचाने का है। अपन इसको ऐसा लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको आर्गन 3d1 4s2। अब जब नोबल गैस के साथ लिखा तो देखो 3d1 मैंने अंदर लिखा है, 4s मैंने बाहर लिखा। इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है, ये देखो आपका जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें है ना एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक, एक्सट्रीम राइट में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक किधर आता है? मिडिल में, येलो वाला पार्ट डी ब्लॉक। एक्चुअली ये बताया गया कि जो डी सबशेल होता है ना, डी सबशेल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं उधर। जो डी सबशेल होता है ना, डी सबशेल, इसको हम केमिस्ट्री में ना पेनल्टीमेट वर्ड यूज करते हैं। पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकेंड लास्ट, मतलब डी वाला सबशेल कभी भी लास्ट में नहीं आएगा, आउटर मोस्ट में नहीं होगा, ये हमेशा अंदर की तरफ होगा, क्योंकि डी ब्लॉक अंदर है ना, बाहर की तरफ कौन है? एस और पी, तो डी अंदर है तो हम लोग उसको अंदर लिखेंगे। डी हमेशा इनर शेल्स में लिखा जाएगा, एस बाहर की तरफ लिखा जाएगा। तो अगर आपको कोई पूछा यहाँ पे कि बताओ इनमें से वैलेंस शेल कौन सा है, बैलेंस, तो ये है बेटा बाहर वाला। 3D जो है वो क्या है? वो इनर शेल है, पेनल्टीमेट। क्या वर्ड लिखा है मैंने इधर? ये वर्ड कहां से है बताता हूँ। एक्चुअली केमिस्ट्री में ना जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसको अल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट मतलब लास्ट, तो पेनल्टीमेट मतलब सेकेंड लास्ट। फिर एक और वर्ड आता है प्री पेनल्टीमेट, हाँ, उसमें एफ आता है, बताऊंगा अगले चैप्टर। तो एफ और अंदर लिखते हैं, तो अंदर की तरफ लिख रहे हैं मतलब ये इनर शेल है, ये बाहर लिख रहे हैं मतलब वो आउटर शेल। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद में क्या करूंगा मालूम है? सिर्फ एक ही चीज करना है, डी में इलेक्ट्रॉन भरते जाओ। डी वन आ गया ना, तो नेक्स्ट क्या आएगा? D2।
D3, D4, D5, D6, बाकी सब एज इट इज लिखना है, सिर्फ D में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। तो अब अपना कॉन्फ़िगरेशन चलेगा ऐसा, आर्गन 3D2 4s2, आर्गन 3D3 4s2, आर्गन 3D4 4s2, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, समझा? तो देखो मैंने यहाँ कुछ लिखा था ना ऊपर, एक्सपेक्टेड, सो दिस वाज द एक्सपेक्टेड, हमने भर दिया। अब ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व्ड मींस एक्सपेरिमेंटल। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनका एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन उनके एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन से डिफरेंट था। अब ये कौन लोग हैं? दो ही लोग हैं, दो दो लोग कौन है देखो अब। एक तो है बेटा ये, और दूसरा है ये। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन तुमको नजर आ रहा है, क्रोमियम का देखो क्या नजर आ रहा है, 3D4 4s2, ये एक्सपेक्टेड है, ऑब्जर्व्ड नहीं है। इसका जो ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका भी ये रॉन्ग है, ये कॉपर का भी ये रॉन्ग है, मतलब कॉपर का ये कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, ना क्रोमियम का ये है, बाकी सब लोग का सही है, इन दोनों का अलग है। क्या अलग है? चलो देखते हैं क्या अलग है। तो क्रोमियम के बारे में ये बोला गया अपने को, ध्यान देना, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम के बारे में ये बोला गया कि क्रोमियम का जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया, वो तो भाई ये आया, आर्गन 3D5 4s1। हाँ, एक्सपेरिमेंटल बताऊंगा अभी सब। और इसका जो कॉपर का आया, वो आया आर्गन 3D10 4s1। मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अलग आ रहा है, ये सही है, ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ऐसे ही होता है। अब इसके पीछे का रीजन सुनना है कि भाई क्यों ऐसा हुआ। पहली बात तो मैं बता दूं, ये होने से ये पता चल गया कि N+L रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। क्यों? व्हाट इज N+L रूल? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। N+L के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, फिर हायर एनर्जी में जाता है, बराबर है? तुमको ये पता है सब लोगों को कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल 4s और 3D में कौन सा है? 4s, फिर आएगा 3D। तो अब तो वो रूल वायलेट हो गया वहां पे। क्यों भाई, क्यों वायलेट हो गया रूल? क्योंकि आपका 4s तो एक ही है अभी, और आपके 3D में इलेक्ट्रॉन चला गया, N+L रूल फॉलो नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ N+L रूल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मतलब ये हर जगह फॉलो नहीं होता है। अब रीजन ढूंढना था कि इधर फॉलो क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ध्यान से सुनो। पता ये चला कि जितने भी हाफ फिल्ड सबशेल होते हैं और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब व्हाट इज हाफ फिल्ड सबशेल? देखो वो डी हाफ फिल्ड है, क्योंकि डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, अभी कितने उसमें? ऐसा क्यों हुआ वो भी बता। एक्चुअली हम लोग ने जब एनर्जी ऑफ ऑर्बिट पढ़ा था इसी चैप्टर में, ऑर्बिट की एनर्जी, तो मैंने तुमको सिखाया था कि फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच का गैप सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद वो गैप कम होने लगता है। तो होता ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, एनर्जी गैप बिकम्स वेरी स्मॉल। तो हमको ये समझा कि ये 3D और 4s में जो एनर्जी का गैप है,
इट इज वेरी क्या स्मॉल। और अगर गैप स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप कर सकता है, क्योंकि गैप बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। क्यों जंप कर रहा है? क्योंकि इसके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 थे। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी हाफ फिल्ड होने के लिए। क्या होने के लिए? हाफ फिल्ड। तो बेटा ये हाफ फिल्ड अगर हो गया तो इसके पास क्या आ गई? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, मतलब कि ये और ज्यादा स्टेबल हो चुका है। तो इसका मतलब समझा कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन वो क्यों आया? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि 4s और 3d के बीच का जो एनर्जी गैप है बहुत छोटा। भी आप सोचो अगर एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता तो इज इट पॉसिबल? एनर्जी गैप अगर बड़ा होता तो क्या 4s से 3d में इलेक्ट्रॉन आता? नहीं आता। क्यों? एनर्जी गैप अगर बहुत ज्यादा है तो उतनी एनर्जी कहां से लाएगा वो जंप करने के लिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? गैप बहुत छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जंप करना इजी हो गया। और 4s खुद भी क्या बन गया? फील्ड। अरे हाफ फील्ड हो गया खुद भी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब दोनों भी हाफ फील्ड होने की वजह से इसके पास आ गई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्चुअली स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और अभी तुम्हारे सिलेबस में बोर्ड के हिसाब से नहीं है। जब जेई के लेक्चर में तुम बैठोगे तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूंगा कि इसके पीछे की क्या रीजन है। इसके पीछे 2-3 फैक्टर होता है, ठीक है? उसमें से एक फैक्टर होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो ये D5 है ना, ये D5 को कैसे भरेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 से भरेंगे। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या? हर ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टेबिलिटी आती है। और ऐसा आपको नेक्स्ट कब देखने को मिलेगा वापस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन? D10 में। क्योंकि D10 में क्या होगा? हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा 2 ही बार होता है, या तो हाफ फील्ड में या फिर कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, उसके बीच में नहीं हो। देखो कॉपर को क्या जरूरत पड़ी D10 होने की? क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम था। अगेन एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल। इधर से इलेक्ट्रॉन जंप किया और ये 3D10 हो गया। नाउ इट इज नॉट हाफ फील्ड, इट इज यस बेटा ये हो गया कंप्लीटली फिल्ड। और कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से इसके पास भी क्या आ गई? एक्स्ट्रा। और बाजू में एस को देखो, हाफ फील्ड हो गया, हुआ कि नहीं? तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसीलिए पता चला कि क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं ये है। तो अब इसके बाद कहीं भी क्रोमियम और कॉपर पे क्वेश्चन आया, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, दिस इज द राइट वन। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना, इसका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। बताता हूं मैं क्वेश्चन, क्वेश्चन भी बताता हूं इसका कहां पे लिखा है। आपके बुक के पेज नंबर 54 पे देखो एक क्वेश्चन है, और ये है क्वेश्चन नंबर आई। पढ़ो जरा क्या है 54 पे क्वेश्चन नंबर आई। क्या लिखा है? एक्सप्लेन द एनोमलस बिहेवियर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। व्हाट इज मीन बाय एनोमलस? अनयूजुअल। क्योंकि अनयूजुअल ही है ना, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, आया ये। तो उसका आंसर क्या लिखोगे आप? तो मैं आपको आंसर भी बताता हूं, अपनी बुक में लिखा है आंसर। पेज नंबर 51 पे आ जाओ, मेरे को इधर लिखा है। ये दोनों पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ क्रोमियम का है, एक कॉपर का, मिला के ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम के ऊपर मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो क्रोमियम वाले में है ना, उन्होंने पहले तो ये लिख के दिया कि एटॉमिक नंबर 24 है, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन वो सब लिख दिया। उन्होंने क्या बोला उसमें? इन दैट केस 3D इज नॉट हाफ फील्ड। बराबर बोल रहे हैं। अरे इस केस में 3D हाफ फील्ड है क्या? नहीं ना, तो ये लेस स्टेबल है। लेकिन फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन makes one 4s electron enter into the empty 3D orbital। क्या 3D empty है? ऑब्वियस, पूरा थोड़ी फिल हुआ है। तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3D में जंप किया, तो उन्होंने लिखा आगे both 4s and 3D orbital become half filled so that
chromium atom acquires extra stability. This is the answer. ये किसका आंसर है? ये सिर्फ क्रोमियम का आंसर है। अच्छा, कॉपर का आंसर क्या है? उसके नीचे आओ, कॉपर के बारे में भी लिखा हुआ है, सेम आंसर है, सेम है। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर 29 है, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन सब लिख दिया। उसके बाद बोला हियर 3d ऑर्बिटल इज नीदर हाफ फिल्ड नॉर फुल्ली फिल्ड। बराबर बोल रहा हूं, 3d ना तो हाफ फिल्ड है और ना ही फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली मतलब कंप्लीटली फिल्ड, तो ये भी लेस स्टेबल है। तो उसके आगे लिखा उन्होंने कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्सेस 1 4s इलेक्ट्रॉन टू एंटर इनटू 3d। तो क्या वापस 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जंप किया which makes the 4s electron which makes completely filled with 4s being half filled। देखो ये हो गया आपका completely filled और ये क्या हो गया, half filled। so therefore copper acquires extra stability। समझा? ये उस क्वेश्चन का आंसर है और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कॉलेज में पूछने के। अगर तुम कोई चैप्टर आ रहा है एग्जाम में तो ये आपको पूछ सकते हैं कि राइट द एनामलस बिहेवियर या एक्सप्लेन द एनामलस बिहेवियर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। तो रीजन समझ लो, एनर्जी गैप बहुत छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है और इलेक्ट्रॉन 4s से कहां जंप करता है, 3d में जंप करता है, दोनों ही केसेस में। और जिसके वजह से क्रोमियम जो 3d4 था वो 3d5 हो गया और कॉपर जो 3d9 था वो 3d10 हो गया। और याद रखो यही सही कॉन्फ़िगरेशन है, ये दोनों सही नहीं है, बाकी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बाकी जैसा हमने लिखा है वो वैसा ही होता है, सिर्फ दो जगह पे चेंजेस आते हैं, क्रोमियम एंड कॉपर। ओके, चलो लिख लो इसको अभी जल्दी से फटाफट। ये एक्चुअली में जो मैं तुमको पढ़ा रहा था ये पूरा 12th स्टैंडर्ड में रिपीट होता है। 12th स्टैंडर्ड में डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर है, उसमें ये डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेम टू सेम ये 12th में आता है। और जो मैंने तुमको 30 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन बताए वो आपके पेज नंबर 52 पे दिया हुआ है, देख लो पूरा 1 से लेके 30। और आप वहां पे भी देख सकते हो डी अंदर लिखा हुआ है, इसको अंदर लिखना चाहिए, नहीं लिखा है ना, ये अंदर लिखना चाहिए, डी अंदर होना चाहिए, 4s बाहर होना चाहिए, ठीक है। 12th की बुक में ना डी अंदर और एस बाहर होता है। देखो शायद टेक्स्ट बुक में ना करेक्शन है, उन्होंने ना क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट लिखा है क्या, क्रोमियम चेक करो, 4s1 होना चाहिए, क्या लिखा है, हाँ करेक्शन है, उसको 4s1 करो। क्रोमियम 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 में 3d5 4s2 लिखा है, 4s1 आएगा, आपने लिखा ना अभी 4s1, करेक्शन करो, 4s1 3d5 4s1, हाँ 4s1 क्रोमियम, चेंज करो उसको। समझा यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, पढ़ा है क्या मैंने ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा दिया ना, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म। फाइनली चैप्टर खत्म हो गया, काफी लेंदी चैप्टर था। हम्म? कितना पूरा महीना पढ़ा है मैंने पिछले वाला, कितने लेक्चर लिया रहेगा, 5 6 7 8, 7 8 लेक्चर। बेसिक से सीखेंगे तो टाइम जाएगा ना, शुरू के 2 4 चैप्टर में थोड़ा स्लो ही रहता हूँ, फिर फास्ट होता है, तो स्पीड बढ़ा देता हूँ। अच्छा, अभी तुम्हारे को होमवर्क है, पेज नंबर 54 पे आ जाओ। तुम्हारे को लिखना है क्वेश्चन नंबर 6, मिला क्या, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आंसर द फॉलोइंग, मिला 54 पे। 6 का है ना, सी डी एच आई
जे आई जे, उसके बाद एल एल, के नीचे जे लिखा है वापस, के नीचे देखो जे लिखा है, वो एल एक्चुअली, एल वाला करना है। उसके बाद ओ, हम्म, देखो उधर एक है ना क्वेश्चन है के वाला, उस पर जरा ध्यान दो। के वाला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज में है ना, के वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसमें ना उन्होंने क्या पूछा है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe। अभी Fe का तो तुम्हारे सामने ही लिखा मैंने। Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है ना, तो लिखा तो हुआ है अपन ने। कितना लिखा है, आर्गन 3d6 4s2, ये लिखा है ना। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। +2 आने का मतलब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। कहां से रिमूव करोगे, ये हटा दो, दो इलेक्ट्रॉन है ना उसमें। अरे सबसे पहले बाहर से इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, बाद में अंदर से जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले बाहर से निकलता है, आउटर मोस्ट शेल। तो यहां से दो गया, तो अब ये क्या हो गया, Fe2+। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3d6। उसके बाद उन्होंने बोला Fe3+। 3+ के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, हमें 3 नहीं, हमें ऑलरेडी ये 2+ है, +3 बनाने के लिए एक ही तो निकालना है। तो इसका मतलब इधर से जब ये 3+ हो जाएगा ना, तो इधर से एक कम कर दो, अब ये 3d5 हो जाएगा, समझा। जब जब एक एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकाल देने का, समझा कि नहीं। अगर दो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो देखा, ये Fe का कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, ये 4s2 लिखना पड़ेगा, खाली इसी बताने के लिए था। 3d6 4s2, और Fe2+ में 3d6 आएगा सिर्फ, और Fe3+ में 3d। अब यहाँ कोई पूछेगा यहाँ 4s में क्या है, जीरो, अरे जीरो, और ये जीरो है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें। क्या 8+ तक नहीं जाएगा ना बेटा, वो 8+ तक नहीं जाएगा, बता दो क्यों नहीं जाएगा। चल, तेरा अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो, जो लोग को थोड़ा और डीप में समझना है उसके लिए बता रहा हूँ। देखो डी कितना ऑर्बिटल होता है, डी का 5 होता है ना। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, 6 है ना। 6 ऐसे फिल करेंगे, बराबर, ठीक है। अब मैंने जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, D5 कर दिया, D5, वो इनमें से नहीं गया क्योंकि ये ऑलरेडी पेड है। ये क्या है बेटा, पेड इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलते नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को पेयर से अनपेयर करने की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जुड़े हुए है ना, पेयरिंग है ना, तो उनको अनपेयर करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, तो वो निकलते नहीं है, वो ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ से फिर जो इलेक्ट्रॉन निकला है कौन सा निकला है, मान लो ये निकल गया। अब जो आपके पास 3d5 बचा हुआ है, 3d5, वो 3d5 क्या है, 1 2 3 4 5, इतना ही बचा है। तो Fe3+ मतलब ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको Fe4+ बना सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 3d4। अब मेरे को एक और निकालना पड़ेगा यहाँ से। फिर उसके बाद आप Fe5+ बना सकते हो, 3d3, एक और निकाल दो। और फिर उसके बाद आप लास्ट में Fe6+ बना सकते हो, और ये हो जाएगा 3d2। बस खत्म, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम है, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन आप निकाल नहीं सकते, उसको निकालने की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो पूछ रहा था, ये 12th का पॉइंट है जो मैं सिखा रहा हूँ। मतलब हर बार एक एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो, लेकिन आप अनपेड इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हो। डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेड है ना, वो इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है। मैंने वो जो बोला ना रीजन, कि पेयरिंग हो चुका है, तो है ना, एक दो टाइप की एनर्जी होती है ऑर्बिटल में, पेयरिंग एनर्जी करके एनर्जी होती है। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन।
पेयर करने की एनर्जी होती है। अब उनको अनपेयर करना है तो एनर्जी और लगेगी उनको, क्योंकि क्या है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होता, इसीलिए वो 8 तक जाएगा ही नहीं। देखा मैक्सिमम कितना गया, +6, ये 2 निकलेंगे ही नहीं, ये तो वैसे ही रहेगा। ये सब 12th में बता दूंगा, ठीक है, तो ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो बस हो गया, अपना चैप्टर हो गया खत्म। अब ये होमवर्क करके लाओ, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारे को करवाऊंगा इसका एमसीक्यू, ठीक है, सीईटी के एमसीक्यूज करवाऊंगा, एंड देन विल स्टार्ट विद पीरियोडिक टेबल।